हम बात करते हैं ये प्रस्तावना के बारे में। आप सब लोग जैसा देख सकते हैं प्रस्तावना जो है वह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया। प्रस्तावना में जो अनुच्छेद 32 है, जिस संवैधानिक उपचारों का अधिकार उच्चतम न्यायालय ने माना है। मतलब इसे संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं। मतलब अनुच्छेद 32 को हम साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। और आगे देखते हैं कि जो हमारे मूल अधिकार हैं सब प्रस्तावना में, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना में हमारी क्या क्या बातें हैं, ज़रा उसे देखिए। प्रस्तावना में हमारी कुछ प्रमुख बातें हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का वर्णन प्रस्तावना में किया गया है। और इसके साथ ही आगे हम बढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया गया कि जो आपके प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द है, समानता शब्द है, उसके क्या क्या अलग अलग अर्थ हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वतंत्रता। जो स्वतंत्रता है उसमें कुल आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें से आपका पहला है किसी भी व्यक्ति के उपासना करने की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के धर्म मानने की स्वतंत्रता, किसी व्यक्ति के विश्वास करने और न करने की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों के विचार विमर्श आदि प्रस्तुत करने या न करने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में वर्णित है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं। अब हम आगे बात करते हैं समानता। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कानून के समक्ष सब समान हैं, तो समानता का वर्णन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना में, जिसमें समानता में देखते हैं कि समानता 2 प्रकार का होता है। एक अवसर समानता होता है, एक प्रतिष्ठा समानता होता है। प्रतिष्ठा समानता यह सिर्फ सेना और शिक्षा में मिलता है। मतलब सेना और शिक्षा के अलावा और कोई प्रतिष्ठा में समानता नहीं मिलती, अर्थात अवसर सबको समान रूप से दिया जाता है, सिर्फ सेना और शिक्षा की प्रतिष्ठा समानता को छोड़कर। आगे हम लोग देखते हैं कि है कि जो हमारा संविधान है, संविधान के प्रस्तावना में कुछ अन्य शब्द भी बाद में जोड़ा गया। जैसे कि 42वें संविधान संशोधन में हम देखते हैं, जब 1946 में किया गया, इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया हमारे प्रस्तावना में। प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं माना गया था वेरुवाड़ी बनाम केरल राज्य के केस में। यह क्वेश्चन आपके अगली बार यूजी के एग्ज़ाम में आ चुका है। क्लैट यूजी के एग्ज़ाम में आपका एक बार तीनों क्वेश्चन बने थे, जिसमें पूछा गया था कि वेरुवाड़ी बनाम केरल राज्य में क्या कहा गया प्रस्तावना को लेकर के। और वही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्तावना संविधान द्वारा परिवर्तनीय है अथवा नहीं, यह किस केस में बोला गया। तो यह बोला गया था आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में। और आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया है कि जो हमारा प्रस्तावना है वह संविधान का भाग कब माना गया। तो हमारा प्रस्तावना संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में माना गया, जिसमें केशवानंद जो भारती थे उनका कहना था कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग, एक भाग है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। आप लोग संघ की कार्यपालिका के बारे में अच्छे जानते होंगे कि वह कार्यपालिका जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लोग के सेंट्रल में काम करते हैं, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो आपका अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 148 तक, अर्थात अनुच्छेद 47 से 48 तक दिया गया है संघ के कार्यपालिका से संबंधित। हम इसमें देखते हैं महत्वपूर्ण बातें, जैसा कि आपका राष्ट्रपति जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, उस उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है, मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है, महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में किया गया है, और वहीं नियंत्रण के महालेखा परीक्षक का वर्णन अनुच्छेद 148 में किया गया है। आप सबको इसमें एक ट्रिक देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन दोनों के बीच कुल
11 का अंतर है। इन दोनों के बीच कुल 11 का अंतर है और इन दोनों के बीच 2 का अंतर है और वहीं इन दोनों में कोई समानता नहीं है। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मध्य 11 का अंतर है, 11 अनुच्छेदों का अंतर है और वहीं उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच 11 अनुच्छेद का अंतर है और वहीं साथ में मंत्रिपरिषद और उपराष्ट्रपति के बीच में महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद के बीच में कुल 2 अनुच्छेदों का अंतर है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति। आप लोग जानते हो ना कि राष्ट्रपति एक अहम भूमिका निभाता है हमारे सेंट्रल लेवल पर, और राष्ट्रपति जो होता है उसके तहत ही सभी कार्य, उसके अधीन ही सभी कार्य किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि ये राष्ट्रपति क्या है और इसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं उपराष्ट्रपति। तो आप लोगों ने राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अगर इसमें थोड़ी सी जो छूट गई हैं वह आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। इसमें हम शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं ताकि हम सभी चीज़ें कवर करते हुए चलें। तो अगला है हमारा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में आप देख सकते हैं कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। उपराष्ट्रपति की कार्य शक्ति के बारे में बात करें, कार्यकाल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले कार्यकाल देखते हैं। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देकर अपने आप को पदच्युत कर सकता है, पद से हट सकता है या छोड़ सकता है, और शपथ ग्रहण करने से 5 साल तक वह राष्ट्रपति रहता है। 5 साल के अलावा राष्ट्रपति वह नहीं बन सकता। और आगे है संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। निश्चित रूप से जो संसद द्वारा अविश्वास प्रस्ताव होगा वह राज्यसभा में होना चाहिए। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किस सभा में हम अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से राज्यसभा में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा में ही वह पारित होगा। अगला है इसकी योग्यताएं। तो योग्यता आपका राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, और बाकी जो योग्यताएं होती है 65 वर्ष से अधिक ना हो, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यह सब सभी में कॉमन होता है। आगे देखिए निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन में दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा होता है। इसमें राष्ट्रपति से थोड़ी सी विभिन्नताएँ होती हैं, और यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब जरा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की शक्तियों की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो इसकी सबसे पहली शक्ति होती है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्य संभालना। मतलब पहला उसकी शक्ति है कि वह जब राष्ट्रपति किसी देश से बाहर हो या राष्ट्रपति उस देश में ना हो तो उस समय उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है राष्ट्रपति के रहने पर राज्यसभा का संचालन करना। अगला है राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के पद पर जब कार्य करता है तो राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है। मतलब ये हमने बताया ना कि यदि जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति के ना रहने पर जब यह राष्ट्रपति का पद का संभालेगा तो राज्यसभा का संचालन उपसभापति करता है, क्योंकि आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है ना। आगे देखिए, जैसा कि हमने बताया पहले ही कि उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का पीठासीन हेड होता है या पदेन सभापति होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कई बार क्वेश्चन में आ चुकी है कि जस्टिस हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। मतलब इसमें एक चीज़ यह जानने योग्य है, ज़रा देखिए, इसमें एक चीज़ यह जानने योग्य है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो राष्ट्रपति है वह नहीं है और हमारा उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो इस अवस्था में जो हमारे जज होते हैं वो भी कहाँ के, वो भी हमारे जज सुप्रीम कोर्ट के, अर्थात राष्ट्रपति यदि नहीं है, उपराष्ट्रपति यदि नहीं है और कोई जज है यदि, वो भी कहाँ के, सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट का जज ही राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा ना कि जो आपके ये हैं
जस्टिस हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हुए थे जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो आप लोग मंत्रिपरिषद के विषय में देख सकते हो कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मतलब अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की बात है, अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। और इसमें आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति की सलाह के लिए यह एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति एक बार ही मंत्रिपरिषद ग्रहण कर सकता है। यदि उसे दूसरी बार मंत्री बनना है तो उसे सबसे पहले सदस्यता ग्रहण करनी होगी। मतलब या तो उसे लोकसभा का सदस्य रहना होगा या राज्यसभा का सदस्य रहना होगा। यदि दोनों में से किसी का भी नहीं है तो वह सिर्फ एक बार ही मंत्री बन सकता है। और यदि दूसरी बार मंत्री बनना चाहता है तो उसे क्या करनी होगी? सबसे पहले सदस्यता लेनी होगी, उसे सदस्य बनना होगा, तब इसके बाद ही वह मंत्री पद हासिल कर सकता है। और इसका काम क्या होता है? इसका कार्य होता है कि सरकार के निर्णयों पर कैबिनेट की बैठक होती है जिस पर विचार विमर्श किया जाता है कि क्या होना है, कैसे होना है। और एक खास बात, हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हुए कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेकर आई हैं। उसी में से एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि 91 संविधान संशोधन जब 2003 में हुआ था तो उसमें मंत्रियों की अधिकतम जो संख्या थी वह लोकसभा के कुल संख्या की 15% होनी है। मतलब कि जो हमारे मंत्रिपरिषद है, ठीक है, लोकसभा में जितनी संख्या है उसकी कुल 15% होगी। या इन शॉर्ट कहें कि जैसे हमारे लोकसभा में कुल संख्या कितनी है इस समय, आप लोग जानते हैं लोकसभा में 545 संख्या है वर्तमान समय में। तो 545 हमारी संख्या है ना, 545 संख्या के कहाँ है? लोकसभा में। तो इसकी हमें कितना चाहिए? 15% संख्या होनी चाहिए, 15% संख्या होनी चाहिए मंत्रिपरिषद में। तो 15 से काटेंगे तो हमारा कुल मिला करके 15 से काटने पर हमारा कुल 15 से काटने पर, जिसे देखें यहाँ हमने आपको बताया है ना कि हमारी मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 545 है। तो हमने 15/100 कर दिया और काटने पर 327/4 आ गया, जो टोटल 81 व्यक्ति के बराबर थी। मतलब कैबिनेट मिशन में कुल कितने व्यक्ति हो सकते हैं? 81 व्यक्ति हो सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति जो कर्तव्य होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि प्रशासन और विभिन्न कार्यकलापों से राष्ट्रपति को अवगत कराएं। जैसे कि जो कार्य वह कर रहा है उसके बारे में राष्ट्रपति को वह अवगत कराए कि उसने उनके अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक क्षेत्र में यह कार्य किए हैं। और प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित राष्ट्रपति की मांग पर जानकारी दी। मतलब यदि राष्ट्रपति कोई भी सूचना मांगता है, कोई भी इंफॉर्मेशन मांगता है, तो इसके लिए जो आपका प्रधानमंत्री है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, वह लायबल होगा कि वो उससे के मांगने पर जानकारी दे। आगे देखिए, आगे हमारा, यदि किसी विभाग ने बिना बताए कोई निर्णय ले लिया है तो उसे वह अवगत जरूर कराएगा। मतलब राष्ट्रपति को वह जरूर बताएगा कि किस मंत्री ने, किस विभाग ने कौन कौन से ले लिए हैं निर्णय अपनी। विधायिकी कार्य, बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कानून नहीं बन सकता। संसद का बुलावा करना, मतलब आहुति करना, और सत्रावसान करना प्रधानमंत्री के कथन पर करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति को ऐसी विभिन्न प्रकार की विशेषाधिकार शक्तियाँ प्राप्त हैं। दूसरा है विशेषाधिकार शक्ति।
जैसा आप लोग देख सकते हैं, हस्ताक्षर से इनकार भी कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से बाउंडेशन नहीं किया जा सकता कि आप इस बिल पर अपना हामी ही भरिए। राष्ट्रपति अपने कथन के अनुसार उस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर सकता है। अगला है निलंबन शक्ति। राष्ट्रपति यदि किसी भी विधेयक को चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जिसके तहत वह किसी कार्य को या उस विधायक कार्य को कुछ समय के लिए रोक सकता है। अगला है जेबी वीटो का प्रयोग। आप लोग जेबी वीट तो जानते ही हैं। जेबी वीट क्या होता है? किसी भी पत्र की अनिश्चित काल तक अपने पास रोक लेना ही जेबी वीट कहलाता है। जेबी वीट क्या होता है? किसी भी पत्र को, जैसे कोई राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर के कोई कानून आया और उसको राष्ट्रपति ने अपने पास रोक लिया और उस पर साइन हस्ताक्षर नहीं किया, तो वह होता है आपका अनिश्चित काल तक रोक लेना, जिसे हम जेबी वीट कहते हैं, जेबी वीटो भी कहते हैं। अगला है आपका अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 जो है, यह किसी भी राज्य में अध्यादेश जारी करने के लिए वर्णन करता है। मतलब किसी भी राज्य में कोई भी जगह राष्ट्रपति शासन लगाई जा सकती है। तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 132 में। अगला हम देखते हैं प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति को उसके विभिन्न प्रकार के शक्तियों के साथ में प्रशासनिक शक्तियाँ भी दी गई हैं। प्रशासनिक शक्तियों में वह सबसे पहला होता है राज्यसभा में विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि जैसे क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब राज्यसभा में यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह कुल 12 व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा है कार्यपालिका की कार्यवाही, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि जो संधियाँ होती है वह राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। मतलब राष्ट्रपति के नाम के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आगे देखिए अनुच्छेद 356। इसके बारे में सभी जानते होंगे कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था के लिए अनुच्छेद 356 की धारा लगाई जाती है। अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। अगला है केंद्रीय स्तरों के व्यक्तियों की नियुक्ति। मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के स्तर होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ होती हैं ना, सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ, सब में राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और सबसे बड़ी जो धारा कर सकती है वो कर सकते हैं हम अनुच्छेद 72, जिसमें क्षमा देने की शक्ति है। किसी अपराध को दिए गए सज़ा को कम करने की शक्ति है, लघुकरण करने की शक्ति है, निलंबन करने की शक्ति है, समाप्त करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। दंडों को क्षमा तक करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। और यह सिर्फ शक्ति राष्ट्रपति के पास ही है कि वह किसी को यदि क्षमा करता है तो उसकी सारी गुनाह माफ़ हो जाती है। और यदि न्यायालय चाहे तो उसके दिए गए इन सभी विचारों पर, निर्णयों पर पुनर्विलोकन कर सकता है। मतलब न्यायालय फिर से उस पर विचार विमर्श कर सकता है। और अनुच्छेद 143 की बात करें तो अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से कोई भी सलाह ले और दे सकता है, मानना या न मानना उसके ऊपर होता है। मतलब वह जो राष्ट्रपति है हमारा, वह इस बात को मानेगा या नहीं, यह उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अनुच्छेद 143 के तहत वह न्यायालय से सलाह ले सकता है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। जैसा हमने बताया था ना कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कह सकते हैं कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हमारे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह पहले ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। अगला है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो थे वह निर्दलीय प्रत्याशी थे, निर्दलीय रूप से स्वतंत्र उम्मीदवार थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद स्थापित किया, राष्ट्रपति पद पर ग्रहण किया। अगले हैं नीलम संजीव रेड्डी। आप लोग नीलम संजीव रेड्डी के बारे में जानते हो, जो निर्विरोध और निर्वाचित सर्वसम्मति से राष्ट्रपति स्वीकृत किए गए थे। अगले हैं कि 1986 में हमने अभी बात किया था ना विशेषाधिकार के बारे में, जेबी वीटो का प्रयोग। तो ये जेबी वीटो का प्रयोग, विशेषाधिकार का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था डाक संशोधन के लिए। मतलब पहली बार डाक संशोधन के लिए जो भी जेबी वीटो का प्रयोग किया गया वो 1986 ईस्वी में डाक संशोधन में ज्ञानी जैल सिंह ने इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया था। और यदि वहीं हम लोग महिला राष्ट्रपति की बात करें तो हमारी पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल।
और हमारी दूसरी महिला राष्ट्रपति, जिसके बारे में अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चर्चा चल रहा है, आप सब लोग जानते होंगे अच्छे से, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, जो द्रौपदी मुर्मू है वह द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं और वह मानी जाती है कि वह आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। ये जो थी हमारे राष्ट्रपति की बात। अब हम लोग बात करते हैं महान्यायवादी की बात। महान्यायवादी जो होता है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि बिना महान्यायवादी के संसार में कोई न्याय नहीं हो सकता। और ख़ास करके लॉ स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि न्यायवादी के बारे में, न्यायालय के बारे में थोड़ा सा जानें और समझें और इसके बारे में सीखें। तो आपका पहला है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है वह अनुच्छेद 76 में वर्णित है और इसमें संसद में मतदान नहीं कर सकता। महान्यायवादी सिर्फ भाग ले सकता है। प्रथम भारत का विधि अधिकारी होता है, मतलब भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है क्योंकि वह सेंट्रल लेवल का है ना, तो जितने भी सेंट्रल लेवल के आपकी नियुक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यह चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और आगे है, इसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं या जिसे कानूनी सलाहकार भी कहा जा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होता है, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं या कानूनी सलाहकार कहते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो इसके देखिए कई नाम हो गए ना, तो इस नामों में से कोई ना कोई नाम हर साल पूछता है। अगला देखिए, प्रथम हमारे महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। और रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, आप लोगों को पता है अंग्रेजों के समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था कलकत्ता में, तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका क्षेत्राधिकार उड़ीसा और बिहार था। मतलब प्रारंभ में जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस समय रेगुलेटिंग एक्ट में आपकी 2 क्षेत्र बनाए गए, उड़ीसा और बिहार, जहाँ पर आपकी महान्यायवादी और न्यायालय की व्यवस्था की गई। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा लास्ट है, इसके बाद हम लोग आगे वर्णन करेंगे अगले वीडियो में उच्चतम न्यायालय के बारे में। आप सब लोग देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत के लिए जो एक संघीय न्यायालय बनाया गया, एक संघीय न्यायालय, वह 1935 अधिनियम के तहत बनाया गया। मतलब 1935 अधिनियम आया था जिसके तहत भारत के लिए एक संघीय न्यायालय अंग्रेजों के शासनकाल में बनाई गई। संविधान लागू होने के बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इससे पहले यह जो सुनवाई थी वह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के भवन में हुआ करती थी। मतलब जो भी हमारी सुनवाइयाँ होती थी वह कहाँ होती थी? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के भवन में सुनवाई होती थी। जो भी जज था वह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में बैठता था, वहीं पर अपील, दलील, प्लेंटिव, डिफेंडेंट जो भी हुआ करते थे अपनी बातें रखते थे। और 1958 को वर्तमान परिसर अस्तित्व में आया। मतलब 1958 ईस्वी में पहली बार आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। और 1950 जो थी उस टाइम पर कह सकते हैं कि 1950 के शासनकाल में जो था आपका 1950 के समय में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के भवन में सुनवाई होती थी। अगला है अब तक के कुल न्यायाधीशों के नंबर। आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं कि अब तक जो हमारे न्यायाधीश हुए हैं, अब तक जितने भी हमारे न्यायाधीश हुए हैं उनकी संख्या कई बार बढ़ चुकी है, जिसमें 5 बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी है। पहली बार 1950 ईस्वी में 8 व्यक्ति थे, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश थे। और 1956 ईस्वी में 8 से 11 हो गए, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 10 हमारे अन्य न्यायाधीश थे। और आगे हम लोग देखते हैं 1960 ईस्वी में टोटल 14 न्यायाधीश हुए थे, जिसमें से एक मुख्य था और 13 हमारे अन्य न्यायाधीश थे। और इसी के साथ में हम लोग आगे देखते हैं जो 1978 ईस्वी थी उसमें हमारे 18 न्यायाधीश हुए
तो 18 में एक हमेशा मुख्य होता है और बाकी जो बच रहे हैं वह सब अन्य सहायक न्यायाधीश होते हैं। और 1986 ईस्वी में टोटल 26 न्यायाधीश हुए, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 25 अन्य सहायक न्यायाधीश थे। और वहीं बात करें तो आज हमारे सुप्रीम कोर्ट में कुल 31 न्यायाधीश है ना, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश है और 30 हमारे अन्य न्यायाधीश हैं। तो यह थी हमारी न्यायालय और अन्य चीज़ें जिसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF आप इसका ले सकते हैं।